नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट का 5वां पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने बल युग्म आघूर्ण तथा उस पर आधारित क्वेश्चन देखे। उसके पश्चात हमने कोणीय संवेग व कोणीय संवेग संरक्षण को देखा, उस पर आधारित क्वेश्चन आंसर देखे। उसके पश्चात कोणीय संवेग संरक्षण नियम पर ही आधारित कुछ क्वेश्चंस हम और लेकर आए हैं। तो इस वीडियो में हम कोणीय संवेग और उस पर आधारित क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं, जहां से आपका ये जो कोणीय संवेग का टॉपिक है एकदम क्लियर हो जाएगा। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। विद्यार्थियों, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कोणीय संवेग सदैव संरक्षित रहता है, सदैव संरक्षित रहता है। देखिए, कोणीय संवेग संरक्षित तभी रहेगा जब टो बराबर 0 होगा। जब टो बराबर कितना हो? 0, तो एल नियत रहेगा। उसी कंडीशन में ही एल नियत रहता है। तो देखिए, टो यहां पर हमारे को नहीं बता रखा है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है सही है या गलत है इसका हमें नहीं पता है। फिर हम बात करते हैं, इसका सेकंड पार्ट है कि वेग और जड़त्व आघूर्ण का गुणनफल है। वेग हो गया v और जड़त्व आघूर्ण हो जाता है I, तो L का ये वाला फॉर्मूला नहीं होता है। इसका फॉर्मूला होता है I इंटू ओमेगा। मतलब वेग के स्थान पर यहां पर क्या आता है? कोणीय वेग आता है। तत्पश्चात ये भी आंसर गलत है। तीसरा पॉइंट देखें, संरक्षित रहता है यदि कार्यरत बल आघूर्ण नियत है। देखिए, जो कोणीय संवेग है वो तो केवल तब संरक्षित रहेगा जब टो बराबर 0 हो। नियत से इसको कोई लेना देना नहीं है। यहां पर हमें ये बता रखा है कि कार्यरत बल आघूर्ण है, इसकी वैल्यू नियत है। नियत है, नियत होने से कोणीय संवेग संरक्षित नहीं रहेगा। यदि बल आघूर्ण 0 होता तो कोणीय संवेग संरक्षित होता। तो यहां से ये ऑप्शन भी इसमें सही नहीं होगा, गलत होगा। अंतिम जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। क्लियर? 48वां क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि एक कण का स्थिति सदिश I कैप माइनस 2J कैप माइनस K कैप एवं जो संवेग है वो हमारे पास में है 3I कैप प्लस 4J कैप माइनस 2K कैप द्वारा प्रदर्शित होता है। तो कोणीय संवेग इनमें से किसके लंबवत होगा, ये हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम कोणीय संवेग यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। कोणीय संवेग L वेक्टर बराबर होता है R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। क्रॉस मल्टीप्लाई ज्ञात करने के लिए ये हमारे पास में I कैप, ये J कैप और ये है K कैप। R की जो वैल्यू है उसके I कैप, J कैप और K कैप के गुणांक में यहां पर पुट कर देता हूं 1, -2, -1। P के जो गुणांक हैं वो हैं 3, 4 और -2। यहां से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई निकाल लेते हैं। I कैप, पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये हो गया -2 प्लस के 4, फिर माइनस में 4 और -1 को गुणा करेंगे तो प्लस में 4, सॉरी माइनस में 4, तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो प्लस का 4 आ गया। ठीक है, फिर यहां से माइनस में J कैप, इनको आपस में फिर से मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहां पर देखेंगे अब की बार इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। पहले यहां से इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3, फिर प्लस में K कैप, प्लस में K कैप, विद्यार्थियों एक बार इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। इसमें थोड़ी सी त्रुटि रह गई है क्वेश्चन में कि ये जो यहाँ पर R वेक्टर की वैल्यू है इसमें यहाँ पर प्लस का साइन है।
तो प्लस का साइन आते ही तो क्रॉस मल्टीप्लाई की जो स्थिति है वो चेंज हो जाएगी। तो एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। यहां से हम क्या पुट कर देंगे, आई केप जे केप के केप, और आई केप का गुणांक आर में आई केप का जो गुणांक है वो है 1, जे केप का जो गुणांक है वो है 2, फिर -1, और पी में हमारे पास में क्या आ जाएगा 3 4 -2। यहां से एल वेक्टर इक्वल टू आई केप, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो -4, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन लगा देंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि -4 आएगा फिर यहाँ पर दोनों का घटाव में भी आता है। फिर माइनस में जे केप करने के लिए देखेंगे आप यहाँ पर पहले इस एक और इस -2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2, फिर 3 और -1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो 3 आ जाएगा। फिर प्लस में के केप, यहां से पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, फिर माइनस का साइन लगाकर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो यहां से आप देखेंगे आई केप का जो गुणांक है वो आ गया 0, और यहाँ पर आ गया माइनस में जे केप, और माइनस में 2 के केप आ गया। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एल वेक्टर है उसका एक्स एक्सिस दिशा में कोई घटक नहीं है, एक्स एक्सिस दिशा में उसका घटक 0 है। इसका मतलब है कि इसका जो घटक है जे की दिशा में है, के केप की दिशा में है, मतलब वाई एक्सिस के अनुदिश है, जेड एक्सिस के अनुदिश है, लेकिन जे एक्स एक्सिस के अनुदिश इसका कोई घटक नहीं है। तत्पश्चात ये एक्स एक्सिस के लंबवत रहेगा, क्योंकि वाई एक्सिस के अनुदिश है, जेड एक्सिस के अनुदिश है, तो ये एक्स एक्सिस के अनुदिश इसका घटक रहेगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमें बता रखा है कि एक कण कोणीय संवेग L से एक समान वर्तीय गति कर रहा है। यदि कण की गति की आवृत्ति दुगुनी एवं गतिज ऊर्जा आदि कर दी जाए तो कोणीय संवेग क्या होगा, ये हमें पूछा है। तो देखिए विद्यार्थियों, यहां से हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, तो E बराबर होती है हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए L बराबर होता है I इंटू ओमेगा, देन इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ L इंटू ओमेगा भी पुट कर सकते हैं। हमें संवेग पूछा है तो L बराबर हम क्या पुट कर देंगे, L बराबर हमारे पास में आ गया 2E अपॉन में ओमेगा। हमें आवर्ती को दुगुना करने के लिए कह रहा है तो ओमेगा बराबर हम 2 पाई n भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से 2E अपॉन में 2 पाई n हमारे पास में आ गया है। तो देखिए पहले प्रारंभ में ये वाली स्थिति है, अंतिम जो संवेग है उसको मैं L डैश से लिख दूं, नई जो ऊर्जा है उसको E डैश से, और आवर्ती है उसको N डैश से पुट कर देता हूं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि गतिज ऊर्जा आदि, तो E डैश है वो पहले वाली ऊर्जा की आदि है, और इसके साथ में जो आवर्ती है N डैश वो पहले वाली आवर्ती की दुगुनी है। तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो L डैश इक्वल टू 2, E डैश की वैल्यू है E बट्टे में 2, 2 पाई यहाँ पर पहले से ही पड़ा है, N डैश की वैल्यू है 2n। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2E अपॉन में 2 पाई n, तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, 1 2 यहाँ से निकलेगा, 1 2 यहाँ से निकलेगा, तो 1/4 एक्स्ट्रा आ रहा है। ये वाली जो वैल्यू है वो है L। यहाँ से आप देखें ये वाली वैल्यू कितनी है L, तो L डैश है वो L का चौथा हिस्सा रह जाएगा। देन इसमें डी ऑप्शन आएगा L/4। फिर अगला क्वेश्चन देखें आप कि हमें इस क्वेश्चन में कहा गया है कि घूर्णी टेबल पर व्यक्ति अपने हाथों को नीचे किए हुए घूर्णन कर रहा है, अचानक वह अपने हाथों को फैला लेता है, तब कोणीय संवेग क्या होगा। एक टेबल है और उसके ऊपर एक व्यक्ति अपने हाथों को नीचे किए हुए घूर्णन गति कर रहा है। यदि वो अपने हाथों को फैला लेता है, मतलब पहले जो व्यक्ति खड़ा है उसके हाथ इस तरीके से नीचे हैं, क्लियर, और जैसे ही इस स्थिति से व्यक्ति अपने हाथों को क्या कर लेता है,
फैला लेता है, इस तरीके से कर लेता है, फैला लेगा, तो उस स्थिति के अंदर कोणीय संवेग में क्या परिवर्तन आएगा? तो देखिए विद्यार्थियों, कोणीय संवेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस स्थिति के अंदर कोणीय संवेग नियत रहता है। हालांकि यहाँ से इनकी जो डिस्टेंस है r और ये वाली जो दूरी है वो चेंज हो जाती है। r बढ़ जाता है, r क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जिससे r बढ़ जाएगा तो I क्या होता है? m इंटू आर स्क्वेयर। I भी बढ़ जाएगा, R बढ़ जाता है तो I भी बढ़ जाता है, जड़त्व आघूर्ण भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे ओमेगा कम हो जाता है। ओमेगा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। हालांकि जो L है वो फिर भी नियत रहेगा, इसमें कोणीय संवेग अपरिवर्तित रहेगा। इसमें डी ऑप्शन हमें मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन का समयांतराल कितने घंटे से कम हो जाएगा? देखिए, हम ये जानते हैं कि दिन का जो समय है, आवर्तकाल है, वो 24 घंटे का होता है। क्लियर? पृथ्वी घूर्णन गति करती है और इस दौरान जो कोणीय संवेग है वो नियत रहता है। कोणीय संवेग नियत रहने का मतलब है कि I इंटू ओमेगा है, इनका गुणन है वो नियत रहेगा। और दो स्थितियों के अंदर I1 ओमेगा 1 बराबर रहेगा I2 ओमेगा 2 के। पृथ्वी का जो जड़त्व आघूर्ण है वो है 2/5 m इंटू आर स्क्वायर। पहले जो त्रिज्या है उसको हमने r कंसीडर कर ली, और इसके पश्चात आप देखें ये तो है I1 की वैल्यू। अब ओमेगा 1 हम क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अपॉन T1। ये T1 की वैल्यू 24 घंटे हमें दे रखी है। फिर बराबर में I2 2/5, द्रव्यमान उतना ही, R का मान पहले की तुलना में आधा हो जाता है, तो R/2 का स्क्वायर इंटू में 2 पाई अपॉन T2। हमें इस T2 की वैल्यू याद करनी है। जो राशियां कट पीट रही है उसे काट पीट दीजिए। तो यहां से तो रह जाएगा 1/में T1, और यहां से देखिए 2/5 से 2/5 कट जाएगा, m से m कट जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, 1/4 T2 आ जाएगा। तो T2 बराबर आ गया T1/4। T1 की जो वैल्यू है वो है 24 घंटे। तो ये आ गया हमारे पास में जो दिन का समय है वो 6 घंटे रह जाएगा। कितने से कम हो जाएगा? कितने घंटे कम हो गए? पहले थे 24 घंटे और अब कितने घंटे रह गए? 6 घंटे। देन 18 घंटे से जो दिन का समय है वो कम हो जाएगा। तत्पश्चात इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें आप कि किसी घूमती हुई चकती की त्रिज्या यकायक आधी कर दी जाए जबकि उसका द्रव्यमान वही रहे तो उसका कोणीय वेग हो जाएगा। कोणीय वेग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें पूछा है। देखिए, एक चकती है और चकती की अक्ष के रेस्पेक्ट जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो हाफ mr स्क्वायर होता है। तो यहां से आप देखें कोणीय संवेग यहां पर संरक्षित रहेगा। तो कोणीय संवेग संरक्षित रहने का मतलब है L नियत रहेगा, I इंटू ओमेगा नियत रहेगा। I इंटू ओमेगा नियत रहने का अर्थ है कि I1 ओमेगा 1 बराबर होगा I2 ओमेगा 2 के। दिन यहां से किसी चकती का जड़त्व आघूर्ण हाफ m r स्क्वायर, और यहां पर इस ओमेगा के स्थान पर हम क्या पुट कर दें? ये इसका कोणीय वेग ही है, तो इसे हम ओमेगा की फॉर्म में ही रहने देते हैं। ओमेगा 1 से इसको पुट कर दे, चाहे ओमेगा रख दीजिए। I2 अब आपने क्या कर दिया? द्रव्यमान उतना का उतना ही है, त्रिज्या यकायक आधी कर दी। तो अब यहाँ पर जो नई त्रिज्या है वो R/2 हो जाएगी। ओमेगा 2 हमें ज्ञात करना है। देखिए, जो राशियां कट पीट रही है उसे काट पीट दीजिए। ओमेगा 1 बराबर आ गया ओमेगा 2/4, और ओमेगा 2 बराबर आ गया हमारे पास में 4 ओमेगा 1। तो पहले जो भी हमारे पास में कोणीय वेग था उसका 4 गुना हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। फिर देखें आप कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूर्णन गति में नियत राशि है। जब पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो उसमें कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा
तो तत्पश्चात इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें कि एक बर्फ के टुकड़े को वर्ती टेबल के केंद्र पर रखा गया है। इस निकाय को टेबल की अक्ष के प्रति ओमेगा कोणीय वेग से एक बर्फ के गुटके को वर्ती टेबल के केंद्र पर रखा गया है। तो यहां से इस निकाय को टेबल की अक्ष के प्रति ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। यदि बर्फ बिना वाष्पन के पिघलने लगे तो निकाय की घूर्णन गति क्या होगी। देखिए इस क्वेश्चन में एक लाइन दोबारा छप गई है, इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ से है इस तरीके से कि एक बर्फ के गुटके को वर्ती टेबल के केंद्र पर रखा गया है। अब क्या है कि ये जो निकाय है वो टेबल की अक्ष के प्रति ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। ठीक है, घुमाया जाता है। अब यदि घुमाया जाता है, यहां से इसको देखें, ये जो लाइन है यहां से लेकर यहां तक आप इसको हटा देंगे इस क्वेश्चन में से। एक गलती से छप गई है कि एक बर्फ के टुकड़े को वर्ती टेबल के केंद्र पर रखा गया है, फिर इस निकाय को टेबल की अक्ष के प्रति ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। यदि बर्फ बिना वाष्पन के पिघलने लगे तो निकाय की घूर्णन गति होगी। अब देखो हमें कोणीय वेग पूछा ओमेगा के बारे में। इस तरीके से एक वर्ती टेबल है और इसके रेस्पेक्ट ये एक घूर्णन अक्ष है, यहाँ पर एक बर्फ का टुकड़ा रखा हुआ है। ये ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है, घूम रही है, और ये हमारे पास में है इसकी घूर्णन अक्ष। क्लियर। ये है बर्फ। अब यदि ये बर्फ पिघलने लगे, यदि ये बर्फ पिघलेगी तो इस बर्फ के पानी में कन्वर्ट होगी, और पानी है वो इस घूर्णन अक्ष से दूर जाएगा, यहां पर आ जाएगा। घूर्णन अक्ष से जब दूर जाएगा तो इसका जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाएगा। बर्फ जब क्या करती है, बर्फ किस में कन्वर्ट होगी, पानी में कन्वर्ट होगी। पानी में कन्वर्ट होगी तो आर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये घूर्णन अक्ष से दूर जाएगा, आर बढ़ जाएगा। और जब आर बढ़ता है तो क्या होगा, आई बढ़ जाएगा, आई बढ़ जाएगा। जबकि इस पूरी गति के दौरान एल नियत रहेगा। एल क्या रहेगा, नियत रहेगा। एल नियत होने का मतलब है आई इंटू ओमेगा क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब यहां से देखें कि आई बढ़ जाएगा और आई इंटू ओमेगा का मान नियत रहेगा, जिससे क्या होगा, ओमेगा घट जाएगा। ओमेगा क्या हो जाएगा, कोणीय वेग कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो ओमेगा की उसी मान पर नियत रहेगी। तो इसमें आप ऑप्शन देखें गौर करके, शून्य हो जाएगी तो ये तो नहीं होगा, फिर ओमेगा के उसी मान पर नियत रहेगी, ये भी नहीं होगा, ओमेगा से अधिक हो जाएगा, ओमेगा से कम हो जाएगी। कोणीय जो चाल है वो ओमेगा से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखें कि कोई तैराक ऊपर से पानी में कूदने से पूर्व अपना शरीर सिकोड़ लेता है, जिससे कि देखिए क्या होता है, जब शरीर सिकुड़ेगा तो आर कम हो जाएगा। आर कम, इसका मतलब है कि आई भी कम हो जाएगा, क्योंकि आई खुद किसके बराबर होता है, एम इंटू आर स्क्वायर के। आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब आई कम होता है तो आई इंटू ओमेगा तो नियत रहेगा, तो आई कम हो गया तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा। क्लियर। तो यहां पर ऑप्शन कर ध्यान से देखें कि जो जड़त्व आघूर्ण है वो कम हो जाएगा, तो जड़त्व आघूर्ण घट जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि कोणीय संवेग तो अपरिवर्तित रहते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें कि एक लड़का दोनों हाथों में 2-2 किलोग्राम के द्रव्यमान लेकर जिन्हें अपने शरीर से चिपका रखा है, एक क्षैतिज प्लेटफॉर्म के केंद्र पर खड़ा है। प्लेटफॉर्म 2 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के प्रति घूम रहा है। इस निकाय का जड़त्व आघूर्ण 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। लड़का जब अपने हाथों को द्रव्यमानों सहित तान देता है तब जड़त्व आघूर्ण 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाता है। दूसरी स्थिति में निकाय की गतिज ऊर्जा पहली स्थिति की तुलना में क्या होगी, ये हमें पूछा है।
तो विद्यार्थी पहली जो स्थिति है उसमें क्या है कि जो व्यक्ति इस तरीके से खड़ा है, दोनों जो द्रव्यमान है उसके शरीर के पास में है, ये तो है प्रथम स्थिति, प्रारंभिक स्थिति। और जब यही व्यक्ति क्या करता है, दोनों हाथों को तान लेता है, द्रव्यमान इस तरीके से होता है। तो प्रथम स्थिति के अंदर जो जड़त्व आघूर्ण है उसको मैं I1 से पुट कर दूं, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। और जो द्वितीय स्थिति है उसमें जो जड़त्व आघूर्ण है वो पहली वाली स्थिति का दुगुना हो जाएगा। क्लियर? हमें यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण की वैल्यू दे रखी है दोनों ही स्थितियों में। तो पहली स्थिति के रेस्पेक्ट दूसरी स्थिति में गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें पूछा है। तो E बराबर होता है 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 L स्क्वायर अपॉन I भी पुट कर सकते हैं। तो देन यहां से L स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2 I E आ जाएगा। और इस गति के दौरान L तो क्या रहता है, नियत। L नियत रहने का मतलब हो गया है कि 2I इंटू E नियत रहेगा। I इंटू E नियत रहने का मतलब हो गया है कि E समानुपाती होगा 1/I के। तो यहाँ पर I का मान दुगुना हो जाएगा तो E का मान आधा हो जाएगा। I का मान क्या हो रहा है, दुगुना, तो E का मान आधा हो जाएगा। आधा होने का मतलब है कम हो जाएगी। I क्या हो रहा है, बढ़ेगा। I बढ़ेगा तो E क्या होगा, E कम हो जाएगा। E की वैल्यू घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे E कम हो जाएगी, गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखें, घूर्णन टेबल पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति अपने दोनों हाथों को फैलाकर उसमें भार पकड़े हुए हैं तथा घूर्णन गति कर रहा है। वह अचानक हाथों को सिकोड़कर शरीर से सटा लेता है। कौन सा कथन सही है? इसे एक बार देखें, समझें कि एक घूर्णन गति करने वाली टेबल है। ये जो टेबल है वो घूर्णन गति कर रही है ओमेगा कोणीय वेग से। इसके ऊपर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अपने दोनों हाथों को फैलाकर खड़ा है और दोनों हाथों में भार पकड़े हुए हैं। इस तरीके से उसके दोनों हाथों में द्रव्यमान है। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि ये जो व्यक्ति है अपने दोनों हाथों को सटा लेता है, अपने दोनों हाथों को शरीर के पास में ले आता है, इस स्थिति में पहुंच जाता है। हालांकि जो टेबल है वो घूम रही है, तो इसके टेबल के घूमने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी राशियां चेंज हो जाएगी, ये हमें देखना है, समझना है। आप यहाँ पर देखेंगे कि द्रव्यमानों की जो घूर्णन अक्ष से दूरी है R है वो कम हो जाएगी। R क्या हो जाएगा, कम। R जब कम होगा, कम हो जाएगा, R कम होगा तो I भी कम हो जाएगा, क्योंकि I खुद किसके बराबर होता है, M इंटू R स्क्वायर के। कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कोणीय संवेग है वो नियत रहता है। घूर्णन गति के दौरान कोणीय संवेग क्या रहता है, नियत रहता है। यदि कोई बाह्य बल काम नहीं कर रहा है तो, बाह्य बलाघूर्ण काम नहीं कर रहा है तो यहां पर आप देखें L तो नियत रहेगा, I कम हो रहा है, I कम हो रहा है तो ये I कम हो रहा है तो ओमेगा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओमेगा बढ़ जाएगा, कोणीय वेग बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? ऑप्शन देख लेते हैं। रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। देखिए रेखीय संवेग से इसका कोई लेना देना नहीं है। L बराबर होता है R क्रॉस P, तो L तो नियत रहता है तो R यहाँ पर कम हो रहा है तो P इंक्रीज होगा। रेखीय संवेग संरक्षित नहीं रहता, ऑप्शन गलत है। गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, कोणीय संवेग बढ़ता है, कोणीय वेग बढ़ता है। देख कोणीय वेग बढ़ता है, ये अभी हमने यहाँ पर इसमें भी देखा है। कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इसमें कुल मिलाकर ऑप्शन डी आने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें कि एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान व 15 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक समान चक्ति अक्ष के परितः 4 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है, तो चक्ति का रेखीय संवेग क्या होगा।
हमें इस क्वेश्चन के अंदर m का जो मान है वो दे रखा है 2 किलोग्राम, r यहाँ पर हमें 15 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसे हम 0.15 मीटर पुट कर देंगे। ओमेगा की जो वैल्यू है वो है 4 रेडियन प्रति सेकंड, और इसके साथ में हमें रेखीय संवेग पूछा है, p की वैल्यू पूछी है। विद्यार्थियों, इस घटना के दौरान जब घूम रहा है कोई निकाय घूर्णन गति करती है तो L नियत रहेगा। L बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं, I ओमेगा, और इसको हम R इंटू पी भी लिख सकते हैं, R इंटू पी। तो यहां से हमें P की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो I इंटू ओमेगा बट्टे में R आ गया। I का जो मान है चकती है तो हाफ m r स्क्वायर होता है, हाफ m r स्क्वायर। तो ओमेगा बट्टे में हमारे पास में r पड़ा ही है, एक r से एक r कैंसिल हो गया, तो 1/2 m r ओमेगा। तो 1/2 m की जो वैल्यू है वो है 2, r का जो मान है वो है 0.15, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो है 4। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 को जब इससे गुणा करेंगे तो 0.60 आ जाएगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें ऑप्शन सी सही होने वाला है। देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसे देखिए कि जब एक द्रव्यमान एक निश्चित बिंदु के परितः एक तल में गति करता है तो इसके कोणीय संवेग की दिशा किसके अनुदिश होगी। देखिए कोणीय संवेग की डायरेक्शन हमें पूछी है, तो कोणीय संवेग की डायरेक्शन क्या त्रिज्या के अनुदिश होगी, तो नहीं। कक्षा पर स्पर्श रेखा के अनुदिश तो नहीं, घूर्णन अक्ष से ये भी नहीं, घूर्णन अक्ष के अनुदिश होगी। कुल मिलाकर इसमें ऑप्शन डी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें कि बर्फ पर नृत्य कर रहा एक व्यक्ति जब अपनी भुजाओं को सिकोड़ लेता है तो तेज चक्कर लगाने लगता है, इसका कारण क्या है। देखिए बर्फ पर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, नृत्य कर रहा है, घूम रहा है। कुल मिलाकर आपको ये ध्यान रखना है, जब ये व्यक्ति अपने हाथों को सिकोड़ लेता है, हाथों को जब सिकोड़ता है तो आर कम हो जाएगा। आर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आर जब कम होगा जिससे जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, जो कि कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पर आप ध्यान देंगे कि एल नियत रहता है, आई इंटू ओमेगा क्या रहेगा, नियत रहता है। तो यहां पर कुछ चीजें बाहर निकलेगी, आई कम हो रहा है तो ओमेगा बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। साथ में अब गतिज ऊर्जा के बारे में भी देख लेते हैं। 1/2 एल स्क्वेयर बट्टे में आई इसका फॉर्मूला होता है, तो यहां से एल बराबर हम 2e का रूट पुट कर सकते हैं। तो यहां से आप देखें एल जब नियत रहेगा और आई यदि कम हो रहा है तो ई बढ़ जाएगा। ई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शनों को गौर करके देखेंगे हम, देखो यहां से आई डिक्रीज हो रहा है तो ई बढ़ जाएगा, क्योंकि एल तो नियत रहता है। ऑप्शन गौर करके देखिए, ऊर्जा तथा कोणीय संवेग दोनों में वृद्धि, तो कोणीय संवेग में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्केट पर घर्षण में कमी, नियत कोणीय संवेग और गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। कोणीय संवेग तो नियत रहेगा जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें, किसी पिंड का कोणीय संवेग किसका गुणनफल होता है। तो गुणनफल कोणीय संवेग एल बराबर होता है आई इंटू ओमेगा, मतलब कोणीय वेग और जड़त्व आघूर्ण के गुणनफल से इसको लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें, एक पंखे का जड़त्व आघूर्ण 0.6 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है तथा यह 0.5 चक्कर प्रति सेकंड की चाल शीघ्र प्राप्त कर लेता है, तो इस पंखे का कोणीय संवेग होगा। देखिए विद्यार्थियों, कोणीय संवेग L बराबर होता है I इंटू ओमेगा। हमें इस क्वेश्चन के अंदर I की वैल्यू दे रखी है, ओमेगा को हम 2πn पुट कर सकते हैं, जो कि n हमें 0.5 चक्कर प्रति सेकंड दे रखा है। सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। I जो कि 0.6 दे रखा है,
2 पाई और n की जो वैल्यू है वो 0.5 दे रखी है। तो 0.5 को जब 2 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 0.6 पाई इसका आंसर आ जाएगा। 0.6 पाई किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। ऑप्शन इसमें पहला ऑप्शन इसमें सही होने वाला है। अब देखें अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति घूर्णी टेबल पर ओमेगा कोणीय चाल से गुणन करता है। वह अपने फैले हुए दोनों हाथों में दो समान द्रव्यमान रखे हैं। बगैर हाथों को घुमाए वह केवल द्रव्यमान को नीचे गिरा देता है, तो उसका कोणीय वेग किस प्रकार से चेंज होगा? देखिए इस प्रकार से समझें आप कि हमारे पास में एक व्यक्ति है, इस तरीके से एक घूर्णन गति करती हुई टेबल के ऊपर खड़ा है। दोनों हाथों में द्रव्यमान इस तरीके से मौजूद हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, इस स्थिति में L बराबर I ओमेगा, ये वाली जो वैल्यू है वो नियत रहेगी। अब वो क्या करता है, इस द्रव्यमान को यहाँ से छोड़ देता है, इसको भी यहाँ से छोड़ देता है, तो m कम हो जाएगा। तो क्योंकि I बराबर होता है m r स्क्वायर, तो m यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो I भी डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो I यहाँ पर क्या हो रहा है, कम। I यहाँ पर कम होगा तो इस वाले फॉर्मूले से देखें, I इंटू ओमेगा नियत रहता है, तो I कम होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से ओमेगा, यह ओमेगा से अधिक हो जाएगा, तो कोणीय वेग इसका क्या हो जाएगा, ओमेगा से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन 20 में सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें कि स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु पतली डोरी से बांधकर डोरी को खोखली नली के भीतर से गुजारते हैं। नली को एक हाथ में, डोरी को दूसरे हाथ से पकड़ते हैं। अब वस्तु को कैपिटल R त्रिज्या के वर्त में v वेग से घुमाते हैं। अब डोरी को नीचे की ओर खींचकर त्रिज्या को छोटा किया जाता है। इसमें क्या संरक्षित रहता है? तो देखिए यहाँ पर तो बाह्य बल आघूर्ण काम नहीं कर रहा, तो जो कोणीय संवेग है वो नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें कोणीय संवेग नियत रहेगा। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक तैराक ऊंचाई से कूदते समय हवा में आसानी से कलाबाजी कर सकता है यदि वह, देखो आसानी से कलाबाजी करने की स्थिति में क्या चेंजेज होगा, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस कलाबाजी के दौरान कोणीय संवेग है वो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। कलाबाजी ज्यादा से ज्यादा करें उसके लिए कोणीय वेग बढ़ना चाहिए, ओमेगा का मान इंक्रीज होना चाहिए। जब ओमेगा इंक्रीज होगा तो जड़त्व आघूर्ण डिक्रीज होगा, और जड़त्व आघूर्ण डिक्रीज होने का मतलब है m इंटू आर स्क्वायर डिक्रीज होगा। तो I डिक्रीज तभी होगा जब R क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। R डिक्रीज होने का मतलब हाथ पैर अंदर की ओर सिकोड़ लेना चाहिए, जिससे रेडियस कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान तथा 0.4 मीटर व्यास के एक छल्ले को उसके अक्ष के पृथक घुमाया जाता है। यदि ये 2100 चक्कर प्रति मिनट लगाता है तो कोणीय संवेग होगा। यहां से आप देखें कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर m का मान दे रखा है 10 किलोग्राम। फिर आप देखिए यहाँ पर m बराबर हमें क्वेश्चन के अंदर 10 किलोग्राम दे रखा है, व्यास हमें दे रखा है 0.4, तो R हो जाएगा 0.4 बट्टे में 2 मतलब 0.2 मीटर। साथ में हमें n फेरों की संख्या दे रखी है 2100 चक्कर प्रति मिनट, तो ये यहाँ पर 60 से इसको डिवाइड करते हुए चक्कर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। चक्कर प्रति सेकंड, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 और ये 5, 35 चक्कर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये तो हमारे वैल्यूज आ गई है। अब हमें कोणीय संवेग पूछा है, तो L बराबर होता है I इंटू ओमेगा। यहाँ पर वलय दे रखी है, तो वलय का जड़त्व आघूर्ण mr स्क्वायर, ओमेगा की जगह हम 2 पाई n पुट कर देंगे। तो सबकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। m का जो मान है 10, r का मान 0.2, तो 0.2 इंटू 0.2, फिर 2,
पाई का मान 3.14 और n का मान 35। यहाँ से देखेंगे 35 को 2 से गुणा करेंगे तो 70, 70 से एक पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, इस 10 से एक पॉइंट यहाँ से हट जाएगा। हमें क्या मिल गया है, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 7 से गुणा करेंगे 28 आ गया। अब 28 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ऑप्शन देखेंगे आप कि यहाँ पर हमें 28 को 3 से गुणा करेंगे तो वैल्यू 88 के समथिंग आएगी। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें कि यदि गुणन कर रही किसी वस्तु का कोणीय संवेग 200% बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हो जाएगी। देखिए गतिज ऊर्जा हम जानते हैं, गतिज ऊर्जा E बराबर होता है L² अपॉन में 2I, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से जो गतिज ऊर्जा है वो कोणीय संवेग के वर्ग के समानुपाती हो गई, और दो स्थितियों के अंदर अंतिम जो गतिज ऊर्जा है E2 उसको E1 के साथ में यदि हम पहले वाली गतिज ऊर्जा के साथ में अनुपात निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा, L2 बट्टे में L1 का होल स्क्वायर। अब आप देखें कि जो L2 है वो L1 में 200% वृद्धि करने के पश्चात प्राप्त होती है। तो L2 के स्थान पर L1 तो है ही, अब इस L1 में हमने 200% की वृद्धि कर दी है अपॉन L1, इसका भी स्क्वायर पढ़ा ही है। तो बराबर में क्या आ गया, L1 प्रतिशत करेंगे तो 2 जीरो कट जाएंगे, 2L1 अपॉन L1 इसका स्क्वायर। तो L1 प्लस 2L1 3L1 अपॉन L1, L1 से L1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 आ गया, E1 इधर मल्टीपल में आ गया। अब आप देखेंगे कि इसमें वृद्धि कितनी % हो जाएगी। गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि है उसको डेल्टा E से मैं पुट कर दूं तो E2 माइनस E1, तो E2 माइनस E1 ये हमारे पास में आ गया 9E1 माइनस E1, ये आ गया 8E1। अब यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि देखें आप, प्रतिशत वृद्धि के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा E, पहले E1 थी अब डेल्टा E हो गई है, तो 8E1 अपॉन में E1, ये हो गई 8 गुना हो गई, या हम कह सकते हैं 800% इसमें वृद्धि हो गई है। क्लियर, तो ऑप्शन इसमें बी आएगा। क्लियर। अब अगला जो क्वेश्चन है वो देखें, इसमें हमें क्या कहा गया है कि कक्षीय गति में कोणीय संवेग सदिश होगा। तो कोणीय संवेग सदिश देखिए घूर्णन अक्ष के अनुदिश तथा कक्षीय तल के लंबवत। घूर्णन अक्ष के हमें जानते हैं कि जो कोणीय संवेग सदिश होता है वो L बराबर होता है R क्रॉस P, जो कि R के भी लंबवत और P के भी लंबवत होता है, घूर्णन तल के लंबवत होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसमें डी ऑप्शन सही होगा, कक्षीय तल के लंबवत। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने कोणीय संवेग से रिलेटेड दूसरा वीडियो हमने क्वेश्चन आंसर का बनाया है। अगला जो वीडियो होगा वो जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड होगा। बने रहिए हमारे साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।